लेक्चर नंबर 6 है ये, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 हम यहाँ पे कर रहे थे। और जबकि लेक्चर नंबर 5 में ये क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते करते हम यहाँ तक आ गए थे कि द्विघात समीकरण बन गई थी हमारे पास, तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं से द्विघात समीकरण को हल कर कर हम होज को भरने में प्रत्येक नल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करने जा रहे थे, जो यहाँ पे फिनिश हो गया था। लेक्चर नंबर 5 में द्विघात समीकरण तक हम आ गए थे और आगे हम लेक्चर नंबर 6 में इसी प्रश्न को आगे हल कर रहे हैं, इसी प्रश्न के शेष भाग को आगे हल कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया था 4x² - 35x - 375 0। अब यहाँ पे हमें इसे गुणनखंड विधि से बीच वाले पद को दो भागों में तोड़कर हल करने जा रहे थे। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए थे, 4x² माइनस का कितना 60x प्लस 25x - 375 0। और ये आते कैसे हैं बीच वाले, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में इनको हल किया था कि गुणनखंड विधि से। अब a की गुणा c से करते हैं और गुणनफल के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके पुनः गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद ऐसे फैक्टर देखते हैं कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या मिल जाता है, बीच वाला पद मिल जाता है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आने वाला है और घटाएंगे तो हमारे पास 35 आने वाला है। तो यहाँ से कितना कॉमन आ गया, यहाँ से हमारे पास 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ से कितना बचा x - 15 और यहाँ पे कितना 25 कॉमन आ गया। तो यहाँ से x - 15 = 0 और x - 15 यहाँ पे कॉमन आ गया है। तो ये यहाँ पर जब 4x + 25 = 0, दिस इम्प्लाइज x - 15 = 0 या 4x + 25 = 0। या x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15 और या यहाँ पे x बराबर कितना हो गया -25/4। अब देखिए चूंकि x क्या है हमारे पास समय है और समय नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नकारात्मक हो नहीं सकता, इसलिए ये तो हो गया अमान्य हो गया, समय नकारात्मक नहीं होता है तो इसे छोड़ देंगे हम। x बराबर 15 लेने पर, तो जैसे x बराबर 15 लेंगे हम तो बड़े नल द्वारा, इसलिए बड़े नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय बराबर कितना था, x बराबर कितना हो गया 15 घंटे। और छोटा नल इससे कितना समय अधिक ले लिया है, 10 घंटे। इसलिए छोटे नल बड़े व्यास वाले, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, बड़े व्यास वाले नल द्वारा, और यहाँ पे छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय कितना था, x + 10। तो ये कितना हो गया 15 + 10 बराबर 25। तो देखिए यहाँ पे बड़े व्यास वाला जो नल है वो अकेला होज को कितने समय में भर देगा, 15 घंटे में भर देगा। और कम व्यास वाला, छोटे व्यास वाला नल उसी होज को अकेले कितने घंटे में भर देगा, 25 घंटे में, क्योंकि इनके भरने के समय का अंतर जो है वो कितना है, 10 घंटे का अंतर है। तो कम व्यास वाला नल होज को 25 घंटे में और बड़े व्यास वाला 15 घंटे में भर देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैसूर और बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लेते हैं और कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है एक्सरसाइज से।
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 ये है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा समय कम लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.3 का जो द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम कर रहे हैं, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दूसरी सवारी रेलगाड़ी, एक्सप्रेस और जिसे पैसेंजर ट्रेन भी बोल देते हैं, ये स्लो स्पीड वाली होती है, ये ज्यादा स्पीड वाली होती है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे का समय कम लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अधिक होना कम होने का अर्थ होता है अंतर का अर्थ होता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना। तो अगर हम देखिए यहाँ पे सवारी गाड़ी की औसत चाल मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मानते हैं तो सवारी गाड़ी की क्या हो जाएगी 11 किलोमीटर, कम घटाना पड़ेगा। तो दोनों प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्नों को कर सकते हैं। दूसरा जो संबंध है इनके समय का संबंध है कि वो 132 किलोमीटर की दोनों। अब देखिए बीच में दोनों स्टेशनों के बीच में हम क्या करते हैं, वो रेलगाड़ी का रुकना वो सब चीज नेग्लेक्ट करते हुए ये मानते हुए कि रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे संकेत भी दिया गया था, संकेत मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बीच में संकेत ये था कि समान चाल से दोनों स्टेशनों के बीच चल रही है। ऐसा नहीं होता जबकि रुकती भी है चलती भी है कहीं ना कहीं ऐसा सब चीज, तो हम बिल्कुल डायरेक्ट समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी को मान रहे हैं। तो उसी स्थिति में तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। जो अज्ञात है और अज्ञात है तो हम देख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब
एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर कितनी रहेगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे पास है 132 किलोमीटर। सवारी रेलगाड़ी भी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी दोनों 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, लेकिन समय अलग अलग ले रही है। अब देखिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास, और समय का अंतर कितना है ये, तो प्रश्न अनुसार कर देते हैं। प्रश्न अनुसार डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूरी हमारे पास ये है, चाल ये है, इसकी चाल ये है, तो समय का अंतर कितना दे रखा है, 1 घंटा समय कम लेती है। तो समय का अंतर तो लिख लेते हैं, इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर, तो सवारी गाड़ी द्वारा कितना हो जाएगा लिया गया समय, 132/x घंटा। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, 132/x प्लस 11। अब देखिए इसे मैंने क्या नाम दे दिया, T1 मान लिया, और इसे नाम दे दिया मैंने T2। तो यहाँ पे बताइए T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, T1 ज्यादा है। सवारी रेलगाड़ी जो धीरे धीरे चलती है वो ज्यादा समय लेगी, और जो तेज चल रही है वो कम समय लेगी। तो यहाँ पे क्या ज्यादा हो गया, T1 ज्यादा हो गया, किससे, T2 से। अब देखिए समय में क्या संबंध है, 1 घंटा समय कम लेती है, कौन सा लेती है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहाँ पे 132 किलोमीटर, अर्थात जो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर, उसको तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। तो यहाँ पे दूसरा संबंध किसके बीच में है, समय के बीच में। समय के बीच में संबंध दे रखा है, समय के बीच में संबंध दे रखा है, तो इसलिए समय का अंतर कितना है, कम होना, अधिक होना, अंतर। और तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर हो जाएगा 1 घंटे का अंतर है। समय का अंतर कितना है, T1 माइनस T2 कितना, 1 घंटे का अंतर। अब T1 T2 की वैल्यू रखो, T1 कितना है 132 किलोमीटर, इसलिए 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर कितना, 1। अब यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं, समीकरण बन के आगे इसे हल कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 11, और यहाँ पे 132 कॉमन ले लो, क्या 132 कितना हो गया ये x प्लस 11, और ये माइनस हो गया 132x बराबर 1। चलो हल कर लेते हैं, 132x प्लस 11 की गुणा करो, 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 के 33, 34 35, हासिल लगा 3, 11 और 3 14, नीचे माइनस 132x, और नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1 लिख सकते हैं, इसे 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 132x से 132x कैंसिल होने वाला, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 1452 x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452, या x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर कितना हो गया हमारे पास 0। x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ये हमारे पास क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें क्या करना है, वही मेथड यहाँ पे बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर इस द्विघात समीकरण को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करते हुए यहाँ पे बताने वाला हूँ
कि हमारे पास प्रश्न ये था, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी या यात्रियों को तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दूसरी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे का समय कैसा लेती है, कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितनी 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी द्वारा औसत चाल ज्ञात की थी। तो हमने क्या मान लिया था, हमारा सवारी गाड़ी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, इससे कितनी ज्यादा है, 11 ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दूरी कितनी है जो दोनों रेलगाड़ी तय कर रही है, 132 किलोमीटर है। यहाँ पे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, अर्थात 132 बटे x t1 हो गया। एक्सप्रेस वाली 132 बटे कितना x + 11, उसे t2 नाम दे दिया, मान लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए t1 ज्यादा है t2 से, क्योंकि सवारी रेलगाड़ी ज्यादा समय लेगी। प्रश्न अनुसार t1 - t2 समय का अंतर कितना दे रखा है, 1 घंटा। समय कम लेना, ज्यादा लेना, अंतर का मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना। ये हमारे पास हल करते करते जैसे इसे हमने हल किया तो हमारे पास आ गया एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम हल करने जा रहे हैं। चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे इसे रख कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अब हमारा है समीकरण को हल करना, और समीकरण को जैसे ही हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल। और ये आई है हमारे पास x² + 11x - 1400 बराबर x² + 11x - 1452 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है। हल करने के बाद हमारे क्या, तो उसे फैक्टर विधि से कर लेते हैं। इसके फैक्टर कितने आने वाले हैं, 44 और 33। दिस इम्प्लाइज x² प्लस कितना 44x - 33x - 1452 बराबर 0। ये x a की वैल्यू a, b की वैल्यू a, c की वैल्यू a की गुणा c से करते हैं तो 1452 आ गया। 1452 के ऐसे टुकड़े जोड़ने घटाने पर कितना है, 11 आ जाए। तो वो कितने हो गए, ये हो गए। फैक्टर कर लो 11 से, देखो 11 के फैक्टर होते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो कितना हो गया, x + 44 हो गया। और यहाँ से 33 कॉमन ले लेंगे, माइनस का p हो गया x + 44 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x + 44 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना आ गया, 33 बराबर आ गया 0। दिस इम्प्लाइज x + 44 = 0 या x - 33 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -44 या x = 33। अब चूंकि चाल क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या लेने पर x बराबर 33 लेने पर, तो यहाँ पे x बराबर 33 लेने पर, तो इसलिए कौन सी सवारी गाड़ी की चाल। अब हमने मान ली x, और x का वैल्यू कितनी आ गई, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस की कितनी आ गई, गाड़ी की चाल वो है इससे 11 किलोमीटर होगी। तो कितना हो गया, 33 + 11 = 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अब देखिए सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी आ गई, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी आ गई हमारे पास, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है 2 वर्गों का क्षेत्रफल। ये कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इसी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यार ये है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास चलो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 448 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है तो मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं तो दोनों वर्गों की यहाँ पे भुजाएं हमें ज्ञात करनी है तो निकाल लेते हैं। अंतर इतना है तो दूसरे का ये हो जाएगा तो माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है और यहाँ पे x किससे बड़ा मान लिया हमने y से, इसलिए पहले ये हो गया। तो प्रथम कंडीशन के अनुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, इतना है, तो इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया वाई स्क्वायर। प्रथम समीकरण अनुसार कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 468 समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय कंडीशन परिमापों का अंतर दे रखा है। पहले वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y। प्रश्न अनुसार परिमापों का अंतर दे रखा है और अंतर देने के लिए बड़ा होना चाहिए। बड़ा हमने किसको माना है, x को माना है, तो इसलिए द्वितीय शर्तानुसार तो कितना हो गया यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर 24 या x माइनस y बराबर 6। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे, या x बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस y। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो 6 36 और ये हो गया वाई स्क्वायर और 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर और ये इधर का आगे माइनस 468 बराबर 0 हो गया यहाँ पर।
ठीक है, तो ये हो गया 2y² और ये प्लस का y और ये इसमें से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे बचने वाला है, 3 यहाँ पे, 431 बराबर 0। और 2 से ये भाग भी हो रहा है तो y² प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 वही का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण आ गया, क्या आ गया, y² प्लस 6y माइनस 216। तो यहाँ पे अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 18। फैक्टर आगे इस वाली समीकरण को हल करके हम y का मान निकालेंगे। जैसे y आएगा तो समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इसे हम आगे हल कर रहे हैं। तो हमारे पास y² प्लस 6y माइनस 200 कितना है 216 है। तो इसे जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कर लेते हैं तो कितना हो गया x² प्लस 18x माइनस y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो गया तो कितना आ गया x प्लस 18 माइनस y कॉमन आ गया तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस 18 बराबर 0। दोनों से x प्लस 18 कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस y बराबर 0 हो गया। दिस इंप्लाइज x प्लस 18 0 के बराबर है या x माइनस y 0 के बराबर है। दिस इंप्लाइज x बराबर माइनस का 18 या दिस इंप्लाइज x बराबर 12। तो ये तो मान्य अमान्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास परिमाप है वर्ग की भुजाएं और दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 12 लेने पर जैसे x बराबर 12 लेंगे तो समीकरण 2 से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 12 बराबर 18 मीटर। अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या थी हमारे पास और x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी y मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y और y की वैल्यू आई है हमारे पास 18 मीटर। तो हमारे पास इस प्रकार दोनों वर्गों की क्या आ गई भुजाएं आ गई, एक की 12 और दूसरे की 18, एक की 12 दूसरे की 18।